नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान के भीतर क्यों कोहराम मचा हुआ है। दरअसल चिराग पासवान चाह क्या रहे हैं। चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कहा था कि 2030 में वो बिहार आना चाहते हैं क्योंकि जनता चाहती है वो बिहार के लिए राजनीति करे। तो हम आज आपको बताएंगे कि अब चिराग पासवान 2025 में ही चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से चिराग पासवान अब देर करना नहीं चाहते। वो 2025 में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और दरअसल अपने पिता से अलग राजनीति क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पिता ने हमेशा केंद्र की राजनीति की। एक बार कोशिश जरूर किया था राज्य की राजनीति करने को, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे और उसके बाद लगातार वो केंद्र की राजनीति करते रहे। चिराग पासवान को लगता है कि पिता की वो भूल थी, क्योंकि अगर पिता ने उस समय राज्य की राजनीति की होती तो शायद आरजेडी और जेडीयू की तरह उनकी पार्टी भी मजबूत होती, उनकी पार्टी का एक बड़ा जनाधार होता, बिहार की पॉलिटिक्स उनके इर्द इर्द गिर्द घूम रही होती। दरअसल और क्या कुछ है चिराग पासवान के मन में, और इसलिए चिराग पासवान क्यों अब चुनाव में उतरने की बात कह रहे हैं, और क्या चिराग पासवान कोई नया गठबंधन भी बना सकते हैं। दरअसल उनको राजनीति में कौन समझा रहा है कि आइए अब 2025 का चुनाव लड़िए, 2030 में अचानक कूदने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम आपको बताएंगे कि उनका पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है, क्या एडवाइस कर रहा है, चिराग कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्यों 2025 में बिहार में उतरना चाह रहे हैं चिराग, उनकी पार्टी क्या सोच रही है, और क्या अपने को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान क्या राम से अलग हो जाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। क्या मोदी का साथ छोड़ देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। इन सारी बातों का जवाब हम देंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। ये चिराग पासवान के शब्द हैं, और उन्होंने एक तरीके से ये भी कह दिया कि मेरे पिता ने केंद्र की राजनीति की, लेकिन मैंने तो हमेशा से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात की है। मतलब मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ। और फिर वो ये भी कह रहे हैं मेरे समझ से परे है कि इस पर इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही है। चिराग जी, इस पर इतनी ज़्यादा बातें इसलिए हो रही है कि जो काम आप 5 साल बाद करना चाह रहे थे वो अब करना चाह रहे हैं। दरअसल आपको दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की वैकेंसी है। अब दूसरे जनरेशन के नेता आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले ही आ चुके हैं। आप देख लीजिए, निशांत के आने की चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी पहले से ही दौर में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो आप क्यों पीछे रहेंगे? आपको यह मालूम है कि आपके पिता ने केंद्र की राजनीति की, इसीलिए राज्य में मजबूत किला नहीं बना पाए, मजबूत जनाधार नहीं बना पाए। और आपको लगता है 19% दलितों का वोट है जिनकी राजनीति आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि क्यों ना मैं
बिहार की जमीन पर उतरूं, लोगों में एक नई उम्मीदें जगाऊं, और उसके बाद मुझे 5 साल संघर्ष भी करना पड़े तो मैं करूंगा, तभी तो मैं अगली बार मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। आपके दिमाग में जो कुछ है वो हम आज अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, और उस बात को साझा करने के लिए जो और कुछ नया इंफॉर्मेशन है, हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जी हाँ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी बताएंगे। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीयूष जी वो जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मृत्युंजय जी, मैं सीधा आना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने इंटरव्यू में कहा था 2030, फिर 2025, मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। मेरी जानकारी में इनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं उनका नाम प्रशांत किशोर है, जिन्हें आरजेडी प्रशांत किशोर पांडे कह के बुलाती है। प्रशांत किशोर के कहने पर ही पिछले चुनाव में ये एनडीए से अलग मैदान में उतरे थे और अपना सरजमीन क्या है, जमीन पर जनाधार क्या है, उसको भांपने उतरे थे, ये मेरी जानकारी कहती। और प्रशांत किशोर के साथ इनकी नजदीकी क्या है, ये पीके कई बार बोल चुके हैं और खुद ही ये भी इशारा कर चुके हैं। तो अब इनको लग रहा है कि मैं केंद्र में मंत्री बना रहा तो अपने पिता की तरह मजबूत जनाधार वाला व्यक्ति, नेता नहीं बन पाऊंगा। अगर मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो भले ही मुझे कुर्सी से कंप्रोमाइज करना पड़े, केंद्र में मंत्री पद त्यागना पड़े, लेकिन मुझे बिहार की राजनीति करनी चाहिए। और बिहार की राजनीति करने के लिए अगर मैं अभी से स्ट्रगल करूंगा तभी 2030 में मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। इसीलिए चिराग को जल्दी है। क्या कहते हैं आप? पंकज जी, अक्सर एक तो आपने अपने जो इंट्रोडक्टरी लाइन है उसी में क्लियर कर दिया, और दूसरा एक बहुत स्टेटेड प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स में कि बाहर के होटल के व्यंजन से ज्यादा अच्छा घर का खाना सबको लगता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े नेता होते हैं उनको आप केंद्र में कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए, मंत्री पद दे दीजिए, और उनको एक ऑप्शन दे दीजिए कि अपने गृह राज्य में जाकर आप मुख्यमंत्री बने, तो वो दूसरा ही हमेशा चुनते हैं। तो चिराग पासवान के लिए भी बहुत नेचुरल है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि चिराग पासवान को पता था, जो आपने कहा, कि बिहार में वैकेंसी नहीं है। वो बिहार में अगर आए भी तो एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन किसी राज्य का मंत्री पद केंद्र के मंत्री पद से छोटा ही होगा। तो इसीलिए उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था ये जो स्विच करना। अभी क्या हो रहा है कि उनको दिख रहा है कि इस बार तो ना सही, लेकिन 2030 में तो डेफिनेटली मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली हो रही है, उसमें किसी को भी शक नहीं। तो पहले उन्होंने कहा कि 2030 में मैं आना चाहूंगा, चुनाव लड़ना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी एक तरह से उन्होंने रखी दी थी। लेकिन अब उनको क्या लग रहा है कि 2030 में अचानक से आए तो उस समय जो एग्जिस्टिंग दावेदार होंगे उनसे दावेदारी थोड़ी मेरे पीछे रह जाएगी। और एग्जिस्टिंग दावेदारों में बहुत कोई हो सकता है। एग्जिस्टिंग दावेदारों में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता, अभी मुख्यमंत्री है या वरिष्ठ नेता है, जदयू में भी कुछ नए नेता उभर कर आ जाएंगे, नीतीश जी के पुत्र भी हो सकता है एक दावेदार बन जाए। तो उस हफ्ते से उस मामले में इनकी दावेदारी थोड़ी पीछे छूट जाएगी। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा भी क्या लग रहा है कि इस बार अगर मैं बिहार की चुनावी राजनीति में आ जाता हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, एक विधायक बनता हूँ, उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकता हूं इनफैक्ट, और अगर मैं अगले 5 साल बिहार में रह जाता हूं तो मेरी जो दावेदारी हो जाएगी 2030 में, वो बहुत सशक्त हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे को फ्लॉ दिखता है पंकज जी। अभी तक ठीक है, आप एक नेता के तौर पर कह रहे हैं मैं युवा हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आपका जनाधार क्या है और आपकी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है। आप अभी भी एक ऐसे पार्टी को लीड कर रहे हैं जो एक छोटी क्षेत्रीय दल है, एक बड़ी क्षेत्रीय दल भी नहीं। अभी तक आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विधानसभा के सीट्स आए वो 2005 में 20 साल पहले आए थे, और वो 29 थे। और 2043 सीटों की विधानसभा में अगर मैक्सिमम आज तक आपने कभी 29 सीटें लाई हैं, वो भी 20 साल पहले, तो किसी भी प्रकार से वो जो मुख्यमंत्री पद पर दावा है वो आपका मजबूत नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में आने से, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से खुद को प्रोजेक्ट करने से, अपनी पार्टी की तरफ से अपने आप को आगे करने से, मुझे नहीं लगता ये दावा बहुत मजबूत होने जा रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन 25 से 30 के बीच में इन्हें कुछ और बहुत बड़ी चीज करनी पड़ेगी। और वो बड़ी चीज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अपनी पार्टी का मर्जर किसी में कर दे,
कुछ कुछ तो और करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एलजेपी रामविलास के भरोसे, इस पार्टी के भरोसे ये इतनी बड़ी शख्सियत नहीं बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद पे नेचुरल दावेदारी इनकी हो जाए, चाहे 2025 हो पंकज जी या 2030 हो। नहीं, आप कह रहे हैं वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान जो दाव खेल रहे हैं, देखिए किसी को भी मंत्री केंद्र में बनाएंगे फिलहाल, तो केंद्र में मंत्री बनाएंगे तो कोई इनका अपना ही मंत्री इनडायरेक्टली उस मंत्री पद का मजा तो यही ले रहे होंगे जो प्रैक्टिकली राजनीति में होता है, क्योंकि इनकी पार्टी से जो भी जीता हो है वो इन्हीं के दम पर जीता है या इन्हीं के वोट बैंक से जीता है। तो ठीक है, मोदी जी से रिश्ते कायम करने के लिए किसी एक को मंत्री बनवा देंगे, मंत्रालय डिफेक्टो मिनिस्टर टाइप मंत्रालय चलाएंगे और कहेंगे मैं बिहार में संघर्ष कर रहा हूं। दरअसल इनकी आंख इसलिए चमचमाने लगी है कि 14% यादवों की मदद से तेजस्वी इतने बड़े नेता हो गए। इनको लग रहा है कि बिहार में दलित में भी कौन बड़ा नेता है, मैं बड़ा नेता हूं, और मैं ऐसा नेता हूं जो दलित को भी बिलोंग करता हूं, मुझे अपर कास्ट भी पसंद करते हैं, मैं युवा हूं, जिस तरीके से स्टाइलिश कुर्ता और जीन्स पहनता हूं मुझे युवा इमिटेट भी करते हैं, मुझे पसंद भी करते हैं, तो मैं कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइंस जो है वो जातियों को जोड़ सकता हूं और इसलिए मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव है उनके खिलाफ भी तो जोरदार गोलबंदी होती है और उस गोलबंदी में फिट इन मैं सबसे ज्यादा होता हूं, तो इसलिए इनको लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं बिहार उतरना चाहिए। और शायद यही वजह है, श्याम किशोर चौबे जी, मेरी आज कुछ बीजेपी नेताओं से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि निश्चित रूप से हम लोग चिराग पासवान को सशंकित नजरों से देख रहे हैं, चिराग का इंटरेस्ट हमारे साथ नहीं है, हो सकता है वो हमें छोड़कर भी प्रशांत किशोर के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि पीके, चिराग, कांग्रेस ये सब मिल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जब मिलेंगे तो ये तीनों कहेंगे कि 35 साल से ये नीतीश और लालू की सरकार रही है। देखिए कांग्रेस भी अब लालू से अलग रास्ता अख्तियार करते हुए दिखना चाहती है, आरजेडी से अलग रास्ता अख्तियार करते हुए दिखना चाहती है। तो बीजेपी के नेता मुझे बता रहे थे कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल है और चिराग की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, इसलिए आप हैरान मत होइएगा जब चिराग चुनावी मैदान में उतर जाएं और एनडीए से अलग एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास करें। देखिए, नया गठबंधन ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन मुख्य चीज है बिहार के प्रति दिलचस्पी। और जैसा कि सबको मालूम है, केंद्र में 5 या 7 सीटें लेकर बाई चांस, ये तो कहेंगे बाई चांस ही, चूंकि इस बार भाजपा को कम सीटें आ गई, 240 आई, तो मंत्री बन जाने से अच्छा है कि बिहार में आवे और बिहार में संघर्ष करें। और ऐसे भी एक बहुत मशहूर कहावत है, कहा जाता है और सच्चाई भी है कि अपने देश की जो व्यवस्था है उसमें 3 ही लोग पावरफुल होते हैं, पीएम, सीएम या डीएम, चौथा कोई होता नहीं है। तो सीएम बनने, जब राजनीति में है तो सीएम बनने की इच्छा पालनी चाहिए, लेकिन हैसियत भी देखनी चाहिए। अब ये न कहिएगा कि भाजपा कभी 2 सीटों पर थी तो फिर आ गई, आपको 303 पे आ गई, 240 पे आ गई, तो चिराग पासवान पिछली बार 1 सीट लाए थे तो इस बार 243 सीटों वाली विधानसभा में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वैसे तो अकेले रह के झारखंड में मधु कोड़ा के भी चीफ मिनिस्टर बनने का इतिहास है, लेकिन बिहार में फिलहाल अभी वैसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है जैसी उस समय 2006 में झारखंड में थी। तो हाँ, लेकिन आजमाना तो इनको पड़ेगा। और पिछली बार ये 100, जहां तक मुझको याद रहा है, 143 या 147 सीटों पे लड़े थे, 1 सीट पे आए थे। तो अभी चूंकि 5 सीटों पे आ गए हैं लोकसभा में, तो इच्छाएं पालनी चाहिए, महत्वाकांक्षाएं पालनी चाहिए। और प्रशांत किशोर महोदय भी अपना कहिए घाट घाट का पानी पी के, जितने मशहूर घाट हैं सभी घाटों का पानी पी के अब अपना अलग रास्ता बना रहे हैं। शुरू में तो बहुत हलचल थी उनकी, लेकिन बीच में उन्होंने जो सभा रैलियां की उसकी परिस्थिति देखकर वो शायद कोई नया गठबंधन बनाना चाहते हों।
और राजनीति में है, चाहते हो तो कोई बुराई नहीं है। भाजपा जैसी भी पार्टी 3 दर्जन दलों के साथ चल रही है, तो चिराग पासवान का अब भी कुछ कहना बहुत कठिन होगा कि क्या करेंगे। एनडीए छोड़ के ही आ जाएंगे या अलग लड़ेंगे। अब चूंकि पिछली बार इन्होंने 137 सीटों पे या 147 सीटों पे लड़े थे, तो इनके लोग अभी मौजूद होंगे, वो कहेंगे कि भाई हमको अब क्या करेंगे। और अगर एनडीए के साथ लड़ेंगे तो बहुत कोशिश करेंगे। मैं 3 बार कह रहा हूँ, चौथी बार कह रहा हूँ, बहुत कोशिश करेंगे तो कितनी सीटें मिलेंगी? 15-20, इससे ज्यादा तो नहीं। पर इससे ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय जी। आ रहा हूं आपके पास। मैं पीयूष पंजी के पास जाना चाहूंगा। 15-20 सीटें मिल जाएंगी, पर आपको लगता है पीयूष पंजी चिराग पासवान का ऐसा जनाधार है कि वो 20-25 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के हकदार हैं? क्या उनके पास इस तरह का जनाधार है क्या? बीजेपी का बड़ा वोट बैंक होता है, जेडीयू का बड़ा वोट बैंक होता है, और ये जब जुड़ जाते हैं तो 5-6% इनका वोट एड ऑन हो जाता है और ये जबरदस्त विजय हासिल करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति 2030 दिमाग में रख करके करना चाह रहे हैं। 19% दलित इनको दिखाई पड़ रहा है। दलित के इकलौते नेता अपने आप को मान रहे हैं और इनको लग रहा है युवा हैं, गोरे हैं, हैंडसम दिखते हैं, इसलिए अपर कास्ट के लोग भी इनको वोट करेंगे। ये जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस की लाइन पर जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए दिखते हैं और लेटरल एंट्री का विरोध करते हैं। आपको ध्यान होगा। और जिस तरीके से विपक्ष भारत बंद का आह्वान करती है, उसमें ये शामिल हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये खिड़की तो खोले हुए हैं। पहले दिख रहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर शायद ये बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर तो बीजेपी के साथ आए, जेडीयू की तरह ही बीजेपी के साथ आए। पर सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके और विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो मेरे पास तो यही जानकारी है 2030 पर है नजर। वो नहीं चाहते पिता की तरह ये गलती करें। पिता ने अगर 2005 में बिहार नहीं छोड़ा होता तो इनको लगता है वो मुख्यमंत्री होते। इनको लगता है कि अगर पिता बिहार की राजनीति कर रहे होते तो लोजपा बड़ी ताकतवर पार्टी होती, बिहार की पूरी राजनीति इनके पिता के इर्द गिर्द घूम रही होती। अब इनको लगता है कि चूंकि नेक्स्ट जनरेशन आना शुरू हो गया है, तेजस्वी यादव आ चुके हैं, निशांत के आने की बात है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेरे पास ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए मुझे आगे आना चाहिए। कैसे देखते हैं पीयूष पंजी? देखिए पंकज जी, ये इनकी जो महत्वाकांक्षा है और उसी के तहत इस तरह के जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, और ठीक भी है, राजनीति में जो है हर कोई महत्वाकांक्षा रखता है और रखना भी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा। और लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान ने ये बात स्पष्ट भी कर दी है कि वो बिहार की ही राजनीति करना चाहते हैं और बिहार में ही वो काबिज होना चाहते हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। उन्होंने पहले 2030 की बात करी थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनको लगता है कि जैसा कि अचानक से जब वो 2030 के पहले पहुंचेंगे वहाँ, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अभी से अगर वो जो इस चुनाव में जो वो शिरकत करते हैं और एक सक्रिय रूप से तो एक माहौल बनेगा और उसमें जो है कि कुछ सीटें उनको मिलेंगी निश्चित रूप से। और अगर वो लड़ते हैं तो देखिए, वो लड़ते हैं तो उसका एक फायदा होगा कि उनके नाम पे बाकी सीटें भी जो वो लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ के मतदाता को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने में जो है वो सफल हो सकते हैं। तो उसका फायदा इनकी पार्टी को मिलेगा और वो ज्यादा संख्या में ये एमएलए जिता के ला सकते हैं। और उसके साथ साथ एक उनकी वहां पे एक प्रेजेंस जो है ज्यादा मजबूत बनेगी बिहार की राजनीति में। तो वो अपने लिए स्पेड वर्क करना चाहते हैं ताकि 2030 का जो उनका एक टारगेट है वो थोड़ा आसान हो सके। क्योंकि अभी तक वो जो है कि देखिए केंद्र में ही और एनडीए के भरोसे ही जो भी सफलता उन्हें मिली है, जहां हम लोकसभा में भी देखें तो जो सफलता उनको मिली है 100% स्ट्राइकिंग रेट, वो उनकी अपनी वजह से सिर्फ नहीं था,
उसमें जो है जेडीयू और भाजपा का भी बहुत बड़ा एक जो था, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो है कि लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत फायदा उनको मिला था। इसलिए उसमें जहां उनका वोट बैंक जुड़ गया तो उनको जो है कि 100% जो है सफलता मिली। लेकिन वही 2020 में विधानसभा चुनाव में आप देखिए, भले ही उन्होंने वोट काटे, जेडीयू के काटे, लगभग 24 सीटों में ऐसा हुआ, लेकिन उनको एक ही सीट मिल पाई। तो अभी उनके लिए वहां पे जमीन पुख्ता है नहीं कि जिस आधार पे वो अपने को मुख्यमंत्री का एक जो है कि दावेदार बना सके वहां। मुझे लगता है इसीलिए वो जो है कि अभी खुद भी चुनाव लड़ के वो एक पुख्ता जमीन तैयार करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जो है वो एक अपने को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश कर सके, और इस बीच जो है एक ऐसा जो है कि फॉलोवर्स उनके पैदा हो, ठीक है, जो 2030 में उनको फायदा पहुंचेगा। नहीं, पर डॉक्टर संजय ये बताइए, वो अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं एनडीए में रहकर, अपने राम के साथ, मोदी जी के साथ, या मोदी जी से अलग? क्योंकि मेरी जानकारी में इनके एडवाइजर प्रशांत किशोर हैं। 2020 में भी पीके के कहने से ही इन्होंने उस तरह का रास्ता अख्तियार किया था, एक सीट पर रह गए थे, और वो भी राजकुमार सिंह 333 वोट से जीते थे, मटिहानी से। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि चिराग अपने लिए अलग रास्ते की तलाश में है, तो अगर अलग रास्ता तलाशेंगे तो केंद्र में तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और एनडीए में बने रहते हैं तो किसी को मंत्री बनाना पड़ेगा, और खुद यहां विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मंशा तो इनको मुख्यमंत्री बनने का है। तो क्या मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश पालने वाले चिराग पासवान, आपको लगता है एनडीए से अलग चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्योंकि लेटरल एंट्री का विरोध किया, जातीय जनगणना का समर्थन किया, आपको ध्यान होगा कोटा विद इन कोटा का जबरदस्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध किया। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि मैं बीजेपी का पिछलग्गू नहीं, मेरी अपनी एक अलग सोच है, और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो एक खिड़की खोले रखना चाहते हैं ताकि कभी भी बीजेपी से अलग होने में उनको दिक्कत नहीं हो। तो क्या आप देख पा रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर इनकी तारीफ करते हैं, आने वाले समय में पीके, चिराग और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी आरजेडी से क्षुब्ध नजर आती? देखिए, राजनीति में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह की कोई संभावना आकार ले सकती है, रूप ले सकती है, लेकिन चिराग पासवान ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से सीटों को ये बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी इनको लग रहा है ना, ये जो गठबंधन है, उस गठबंधन में हमें 20-25 सीट मैक्सिमम दी जाएगी, और दी जाएगी तो इन सीटों के भरोसे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों न एक बार बिहार में ही आजमाया जाए, और वो आजमाने में हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी की खूब तारीफ करते हैं, प्रशांत किशोर इनकी तारीफ करते हैं कि सच्चे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, युवा हैं, विजन है, ये उनके विजन की तारीफ करते हैं। जबकि बीजेपी और जेडीयू से जरा प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि उनके अल्फाज क्या निकलते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। आखिर चिराग इतने बड़े प्रशंसक प्रशांत किशोर के हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। रह गई बात कांग्रेस, इतना हिम्मत दिखा पाएगी कि वो लालू परिवार से अलग हट करके प्रशांत किशोर और ये चिराग के साथ जाकर के गठबंधन में चुनाव लड़े? ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, वो तनातनी है, वहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो कृष्णा अल्लाह बरू जो कह रहे हैं। अब वो 3000 की भीड़ तो दिखी गई ना, कि जब सुधाकर सिंह के रहते हुए भी, जब बेगूसराय बक्सर में जब कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा तो सारी कुर्सियां खाली रह गई। कांग्रेस भी अपनी ताकत समझती है कि हमारी क्या ताकत है। तो प्रशांत किशोर और चिराग, और वहां अगर कन्हैया कुमार हो जाते हैं, तो उसके बीच में कोई एक युवा नेतृत्व, युवा चेहरा की बात करके और चुनाव में ये लोग चले जाएंगे और बिहार इनके हिस्से में परिणाम दे देगा। ये जमीनी हकीकत को ये लोग समझते हैं। इसलिए चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए में
बिहार की बात ये बार बार इसलिए करेंगे कि इनको लगता है कि हमें बिहार के जो हालात हैं, बिहार की जो जमीन है, उसमें हमारे लिए कोई न कोई स्पेस तभी बन सकता है जब हम एक बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में अपने पार्टी के लोगों को लड़ाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए इजाजत देगी? नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि 2020 में जो इन्होंने किया, तो दूध का जला हुआ मट्ठा भी या छाछ भी फूंक करके पीता है लोग। चिराग पासवान के हर एक्शन पर ये एनडीए के गठबंधन के साथियों की नजर तुरंत चली जाती है। ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो चिराग पासवान वो लेटरल एंट्री और कोटा विदिन कोटा और भारत बंद के समर्थन में जैसे ही ये थोड़ा सा सक्रिय हुए थे, पशुपति कुमार पारस को दिलीप जायसवाल जाकर के मिलाए थे, उनको दिल्ली बुला लिया गया था, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात और बात दोनों हो गई थी। चिराग पासवान भी वही चाहते हैं। अभी तो जीतनराम मांझी के तेवर अलग हैं, वो भी 60 सीट की बात कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी से टाइम मिलने के बाद भी ये जो घटना हुई पहलगांव की, इसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अमित ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस में है जीतनराम मांझी। चिराग पासवान की भी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। तो इन लोगों की अच्छी मुलाकात और बात का ही मतलब न होगा कि कहा गया होगा कि अरे आप ठीक से रहिए, आपको सीटों की संख्या सम्मानजनक तरीके से दी जाएगी, आप क्यों परेशान हैं। तो जेपी नड्डा ने कुछ कहा होगा, तभी तो ये आकर के इस तरह से पब्लिक डोमेन में बोल रहे थे। तो चिराग पासवान रहेंगे एनडीए में ही, दबाव बनाएंगे और इधर तो आपको लग रहा है एनडीए में रहेंगे तो इनका सीएम वाला महत्वाकांक्षा का क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूं। सवाल ये है, मृत्युंजय शर्मा जी ये तो कह रहे हैं, डॉक्टर संजय कह रहे हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, 25 नहीं 35 भी दे देगी, पर सवाल यह है कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बिहार की जमीन पर उतरना पड़ेगा ना। सवाल यह है कि अपने पिता से अलग, जो कि केंद्र की राजनीति करते थे, अब राज्य की राजनीति करनी, तो आपके लिए अलग स्पेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। एनडीए का हिस्सा बन करके सीएम कैसे बन पाएंगे? बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो बीजेपी जब अपना सीएम बनाना चाहती है तो इनको कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? और जहां तक सवाल है चिराग का, तो चिराग कैसे सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? क्या दोनों दलों के पास ऐसा वोट बैंक है क्या? या जो मेरे पास जानकारी है कि 2030 से पहले 5 साल ये बिहार की जमीन पर मेहनत करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तभी इनको दिखाई पड़ता है 2030 में हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। और प्रशांत किशोर इनको सीएम का कुर्सी ऑफर करने के लिए तैयार भी हैं। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि बिहार की जात पात वाली राजनीति में चिराग फिट बैठते हैं, और 35 साल को लेकर के जो प्रशांत किशोर लगातार मुखर हैं कि 35 साल लालू और नीतीश ने ही राज किया है और बीजेपी भी इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए चिराग को आगे कर दो। एक दलित नेता और यंग नेता, युवा भी आकर्षित होगा, दलित का वोट बैंक भी गोलबंद होगा, और जिस तरीके से ये जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं उसका भी फायदा मिलेगा। आपने पिछली बार कमेंट किया था कि चिराग को लग रहा होगा कि तेजस्वी भी सिर्फ अपनी जाति के दम पर अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं तो मैं क्यों? दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। एक तो आप देखिए जो तेजस्वी की जाति है और जिस जाति से चिराग आते हैं, दोनों के संख्यात्मक बल में बहुत अंतर है। कास्ट सेंसस में हम लोगों ने देख रखा है, जो यादव है वो बिहार की सबसे बड़ी जाति है, संख्या के हिसाब से 14% है, और जो पासवान है वो केवल 5% है। और दूसरा, आरजेडी सिर्फ और सिर्फ अपने कास्ट के दम पर चुनाव नहीं जीतती है, उसका बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और यादव का, जो मिलकर 32% हो जाती है। 32% बहुत अच्छी संख्या होती है किसी भी चुनाव में एक प्रकार से बहुमत के नजदीक पहुंचने के लिए। चिराग पासवान के साथ क्या दिक्कत है कि अगर आप देखेंगे जातिगत राजनीति में भी वो पूरे दलित समाज के भी अभी तक नेता नहीं बन पाए। मैं और बाकी ब्लॉक्स को तो छू ही नहीं रहा हूं।
दलित समाज में भी आप देखेंगे तो वो सर्वमान्य नेता नहीं, वो अपने समाज में मान सकता हूं मैं कि पासवान समाज में 5% में वो होंगे सबसे बड़े नेता। दलित समाज में जो और जितनी जातियां हैं, आप रविदासों में जाके पूछ लीजिए तो ऐसा चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानते हो। आप मुसहरों में जाके पूछ लीजिए तो मांझी को अपना नेता मानेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो क्षेत्रीय छत्रप आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो वो जो 20% का भी ब्लॉक है जो दलित का, उसके भी नेता अभी तक ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर उस रेंज में जाना है जिसमें आपको लगता है कि हम इतनी सिग्निफिकेंट सीटें ला पाए कि मुख्यमंत्री पद की हमारी दावेदारी हो सकती है, तो पूरी पार्टी को इनको रीइन्वेंट करना पड़ेगा। इनको ये जो इनकी राजनीति थी पिता की, उससे बहुत आगे जाना होगा। इनको एक नया वोट ब्लॉक पकड़ना पड़ेगा। या तो ये पूरे दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर जाए, या तो फिर जो इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है कि युवाओं के बीच एक नया वोटिंग ब्लॉक पकड़े जो अक्रॉस कास्ट इनफैक्ट हो, उसको एक वोटिंग ब्लॉक पकड़े। तो किसी भी प्रकार से जो पार्टी, और लोकतंत्र में क्या होता है पंकज जी कि किसी भी पार्टी में ना जो एक बार तमगा लग जाता है वो बहुत लंबा चलता है, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, दशकों लग जाते हैं। आप कोई भी ऐसी पार्टी हम लोग डिस्कस करेंगे तो याद नहीं आएगा जिसने अपने आप को कंप्लीटली रीइन्वेंट कर दिया हो। एक बार जो शुरुआत से तमगा लग जाता है कि इस जाति या इस कम्युनिटी की पार्टी है, वो 20 30 40 50 साल तक वही चलते रहता है। हो सकता है छोटी मोटी टुकड़ियां जुड़ जाए लेकिन पूरा का पूरा इमेज चेंज नहीं होता है। तो ये जो पार्टी है एलजेपी, अभी तक सिर्फ पासवानों की पार्टी बन के रही हुई है। अगर चिराग पासवान को इसको एक ऐसी पार्टी में बनाना है जो बड़ा फोर्स हो बिहार में, तो अगले 5 साल तक बहुत ज्यादा जमीन पे संघर्ष करना पड़ेगा। वो पूरी की पूरी भाषा, शैली, जो इनका इनका इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी जो कार्य समिति है, जो इनके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, सारे वर्गों को लेके, युवाओं को आगे आने का मौका देके, तो पूरा पूरा रीइन्वेंट करना पड़ जाएगा। और एक तरह से वो पंकज जी समझ लीजिए नई पार्टी बनाने की बात हो जाएगी। अगर ये वो कर पाते हैं किसी भी हाल में, उसका 50% भी कर पाते हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि चांसेस बनेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री पद की मैं दावेदारी कर सकता हूँ। अभी इनके हाथ में जो पार्टी है और अभी इनके हाथ में जो वोट ब्लॉक है, उसके अगर भरोसे मुख्यमंत्री पद की किसी भी हाल में लालसा रखते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वो एक सपने की तरह ही बस है कि हाँ ठीक है हमने सपना देख लिया, वो पूरा होना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर उसको बहुत सीरियस आइटम नहीं मानेंगे। नहीं, आप उसको बहुत सीरियस नहीं मानते, लेकिन भाई महत्वाकांक्षा तो है ना। रामविलास पासवान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनको बनने भी दिया नहीं गया, और उसके बाद रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति करने में ही अपनी भलाई समझी। पर चिराग पासवान के भीतर तो इस तरह की बात है। अब इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो एनडीए में रहकर चिराग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, या एनडीए से बाहर जाकर के चिराग एक अलग गठबंधन बनाना चाहते हैं। श्याम किशोर चौबे जी, मेरे पास जो जानकारी है कि चिराग एनडीए से बाहर जाने में भी माइंड नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा रिस्क होगा पार्टी का सत्ता में बने रहना? और खास तौर पर तब जब पिछली बार इनके सारे सांसद तो भाग गए थे, इन्होंने नए लोगों को अपने साथ जोड़ा है। अगर सत्ता में बने रहते हैं तो पार्टी का विस्तार तेजी से होता है, ऐसा कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसी संभावनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं कि ये केंद्र से अलग नया रास्ता अख्तियार करेंगे, एक अलग गठबंधन बनाएंगे? हो सकता है 5 साल पहले से ये तैयारी करना शुरू कर देंगे। देखिए, मुझको उम्मीद नहीं लगती है कि ये फिलहाल एनडीए से अलग होकर, अलग मतलब बिल्कुल अलग होकर, केंद्र से भी अलग होकर, अपना अलग अस्तित्व बनाकर और किसी के भी साथ वो कोई दल हो, कोई व्यक्ति हो, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे। मुझको नहीं लगता है ऐसा। अभी जो स्थिति है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान राजनीति है, उसमें भाजपा एक समुद्र बनी हुई है और उससे अलग होना बड़ा मुश्किल है। वहां जाने के बाद अलग होना और आसान काम नहीं है। और सत्ता सुख भोगे हुए हैं सत्ता में रह के, और जब इनको अगर 2030 की ही तैयारी करनी है, ये तो फैक्ट है कि इस बार के चुनाव में इनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ सीटें मिल जाएं अलग चीज है, और उसमें से कुछ लोग मंत्री बन जाएं वो भी अलग चीज है, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ये अपने को या अपने दल को पूरे बिहार में, बिहार बहुत बड़ा राज्य है ना, उसमें स्थापित कर लेंगे, जहां पे बिहार की जो भौगोलिक संरचना है, बिहार की जो जातीय संरचना है, बिहार की जो सामाजिक संरचना है,
बिहार की जो आर्थिक संरचना है उसमें ये अपने आप को ये स्थापित कर लेंगे पूरी तरह से, मुझको नहीं लगता। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन हाँ, एनडीए के साथ रह के भी ये कर सकते हैं। और शुरू में लोग बोल जाते हैं, बड़े बड़े नेता कुछ बोल जाते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा भी कि ठीक है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो सभी करते हैं, सभी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने घटक दल हैं उसमें कोई एक नहीं करेगा, सभी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी ताकत के अनुसार लगाएंगे, दबाव बनाएंगे और सीटें हासिल करना चाहेंगे। सीटें हासिल करने में भी वो जानते हैं कि सारी सीटें नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए उनको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होता है, उनमें उम्मीद जगती है। जितनी ज्यादा सीटों पे जगह लड़ेंगे उतनी ज्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, उतनी उम्मीद जगेगी, उतना आपका थोड़ा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो वैसी स्थिति में मुझको तो कोई सूरत नहीं नजर आती है कि ये अलग जाने की हिमाकत कर सकेंगे। मैं हिमाकत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इतने बड़े नेता ये नहीं हुए हैं और इतना बड़ा ये मतलब रिस्क टेकर नहीं है कि अभी कर लेंगे अलग जाके, बिल्कुल अलग से प्रशांत किशोर से मिलके। अभी प्रशांत किशोर की ठीक है, जो छाया प्रतिछाया दिख रही है, जो माया दिख रही है, वो चुनाव में किस हद तक जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव के पहले लोगों का मिलना जुलना और कुछ सभाओं में भीड़ जुट जाने का मतलब वोट नहीं होता है, कितना वोट मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आप भी देखे होंगे, सबको ही देखा है कि बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी समाज में भी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन वोट वो नहीं खींच पाते हैं। तो मुझको नहीं लगता है कि ये अभी अलग होने का साहस करेंगे या दुस्साहस करेंगे। अब देखिए वैसे भविष्य है, और राजनीति ऐसे भी मतलब एक दूसरी बात इसके साथ संलग्न है कि राजनेताओं जैसा दुस्साहसी कोई होता भी नहीं है। फैक्ट है ये, उतना दुस्साहसी कोई नहीं होता है जितने राजनेता होते हैं। शायद कर ले और अपना एक रास्ता देखें, नहीं, ठीक है, इसलिए कि ठीक है। वैसे जाके भी एक मिनट इनके पास खोने के लिए है क्या? अगर चले भी जाएंगे नहीं, तो खोने के लिए तो केंद्र में मंत्री पद है ना डॉक्टर संजय। खोने के लिए केंद्र में मंत्री पद है, उसके बाद तमाम तरह की सुख सुविधा है। जब आप सत्ता में रहते हैं तो पार्टी को चलाने के लिए जब अगर 2030 की तैयारी करनी है तो उतना इनको बलिदान करना होगा, और आगे बढ़ना है तो इनको करके आ जाना चाहिए। फिर तो आप भी सहमत है ना, बलिदान करना पड़ेगा। अब मैं इसको इस तरीके से ऐसे देख रहा हूं कि कांग्रेस की नजर भी दलित पर है, कांग्रेस की नजर भी मुसलमान पर है, और मुसलमान को अपने साथ करने में कांग्रेस कामयाब भी रही है। डॉक्टर संजय, दलित में रविदास समाज है जिसको कांग्रेस अपने तरफ करना चाहती है। चिराग, चलिए पासवान के ही लीडर हैं, मान लीजिए पासवान का ही वोट बैंक है, तो चिराग के दिमाग में यह बात आता होगा ना कि नीतीश कुमार 2% जाति से बिलोंग करने के बाद 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो मैं तो 5% वाली जाति का व्यक्ति हूं जो कि फाइटर कास्ट है। वोट कन्वर्जन उसका बहुत शानदार होता है, वो जहां भी होता है लड़ता है अपने नेता के लिए, जैसे यादव जाति के लिए बोला जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग के मन में ये लड्डू फूट रहा हो तो क्या गलत है डॉक्टर संजय? देखिए, लड्डू फूटना एक अलग बात है, लेकिन एक कैलकुलेशन कर करके चुनावी मैदान में जाना कि इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये एक अलग पार्ट होता है। 19% वोट पर चिराग पासवान की नजर है, 5.8 पासवान है, उसी तरह से 5.6 या 7 रविदास है, और 3% मुसहर जाति है। अगर यही तीनों को मिला दिया जाए, उसमें जो चौधरी हैं या जो और जातियां हैं उन सब लोगों को क्लब कर दिया जाएगा। इनको लगता है कि दलित चेहरा के तौर पर किसी भी पार्टी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दलित चेहरा के तौर पर तो कोई व्यक्ति को नहीं उभारा जा रहा है। तो दलित चेहरे के तौर पर अगर हम आते हैं तो ये जो 19% वोट है, फिर इनके जो अलग अलग जो छत्रप हैं, नेता हैं, इनकी बात ये समाज नहीं सुनेगा। कहेगा कि भाई देखिए, भोला पासवान शास्त्री और जीताराम मांझी के बाद
रामसुंदर दास के साथ लोगों ने क्या किया और आज हम फिर एक बार आपके लिए मैदान में खड़े हैं, तो 19% दलित वोट। और अगर ये गठबंधन बदल जाता है, मतलब कि ये चले जाते हैं कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ, तो ये इनका कैलकुलेशन है कि मुस्लिम समाज भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, अपर कास्ट भी जुड़ जाएगा। तो एक संभावना का अर्थमेटिक ये बना रहे हैं कि क्या अगर ऐसी स्थिति बनी, और बिल्कुल सही कहा पैनलिस्ट ने कि प्रशांत किशोर की सलाह पर ये बहुत सारे निर्णय लेते हैं। 239 सीट पर लड़ गए थे, जीते नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को तो 43 पर ले ही आए थे। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? तो इनको लग रहा है कि बीजेपी अगर हमें मौका नहीं देगी तो हमारा कद, हमारी आइडेंटिटी इस तरह से बिहार में हो गया है कि एक दलित नेता के रूप में तो पहचान है, ठीक है, वो मुसहर के नेता जीताराम मांझी हैं, रविदास के अलग अलग नेता हैं, लेकिन पासवान के नेता तो हम ही। लेकिन दलित का ऑन दी होल अगर चेहरा की बात होगी तो वह तो कोई चेहरा नहीं है, वो चेहरा हम हो सकते हैं। और वो चेहरा अगर एक हम वैसा वोट भी ले आते हैं, किंग मेकर की भी भूमिका में आ जाते हैं लड़ करके, तो फिर हो सकता है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन हम पर दांव लगाए। और वही रामविलास पासवान वाली बात, जो चाबी लेके 2005 में घूमते थे, फिर हो सकता है कि हम चाबी लेके घूमना शुरू करें। हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं बनाएंगे, या खुद हम बनेंगे, आप हमें समर्थन कीजिए। तो कई तरह की बातें इनके पार्टी के तरफ से आ रही है। इनके एक अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता से मैंने पूछा कि भाई चिराग पासवान जी क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि संभावना तो है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, और कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि लोकसभा का सदस्य रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम तब क्या एनडीए में ही रह करके लड़ेंगे। कहे कि इसकी भी संभावना है कि एनडीए में भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या बीजेपी इनको कह रही है कि भाई जाइए बिहार में और जाकर के विधानसभा का चुनाव लड़िए, और जब चुनाव जीत जाइएगा तो ठीक है, मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने के लिए आप भी आधार होंगे। जिसके लिए बार बार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि जेडीयू को कटसाइज करने के लिए बीजेपी कोई भी प्रयोग कर सकती है। लेकिन वही विजय सिन्हा का बयान कि कोई अभिनेता क्यों नेता बनेगा, उनका क्या है बिहार में। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकाला जाए पीयूष पंजी की 2020 रिपीट करना चाह रही है बीजेपी, पर होश में रहे बीजेपी, महज 12,000 वोट से तेजस्वी यादव सीएम बनने से रह गए थे। और उसको लेकर के भी बहुत सारी कहानी है कि 6-8 सीटों पर जिस तरीके से मैनेज किया गया, उसको लेकर के आरजेडी लगातार एक्यूज करती है। लेकिन चलिए, 8 सीट 6 सीट की वजह से ये सीएम तो बन गए थे नीतीश कुमार, लेकिन चिराग ने ये हालत कर दी थी कि तेजस्वी सीएम बनने से महज 12,000 वोट दूर रह गए थे। अगर इस बार फिर 2020 का खेल खेल रही है बीजेपी, तो आपको नहीं लगता कि इस बार स्थितियां विकट होंगी और तब सत्ता में आना बीजेपी के लिए या उसके घटक दलों के लिए मुश्किल होगा? पीयूष पंत जी। देखिए, बीजेपी मुझे लगता है कि वो 2020 वाला जो गेम है वो एग्जैक्टली तो नहीं खेलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकिंग है। और बैकिंग है क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि जो एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसी ने जो है कि चिराग पासवान को कहा है कि आप जाइए, बिहार जाइए और बिहार में ज़्यादा समय बिताइए और असेंबली चुनाव तक आप वहीं रहिए। तो ये खुद बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान जो है वहाँ पे वो एक अपना एक पॉपुलैरिटी गेन करें, एक जनाधार बढ़ाएं, जिसके आधार पे अगर उनको सीटें दी जाएं तो वो कुछ ज़्यादा सीटें लेके आएं, और जेडीयू का जो आधार है वो कहीं ना कहीं कम हो उससे, और जिससे आगे चल के जो है कि ये आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको अपने किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के रूप में बिठा के
और जो है कि उसमें चिराग पासवान चूंकि उन्हीं के एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे लेकिन ज़्यादा सीटों के साथ रहेंगे, तो वो और जेडीयू कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी पे बीजेपी निश्चित रूप से काम कर रही है। उसका काम है निश्चित रूप से है कि 2025 में जो चुनाव है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को वहाँ पे काबिज करना, और इसके लिए वो जो है कि हर तरह की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही है। और चिराग पासवान देखिए, चिराग पासवान बातें तो कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, मैं बिहार का हूँ, बिहार फर्स्ट, तमाम बातें, लेकिन क्या बिहार के लिए उन्होंने कोई इस तरह का मूव किया एनडीए सरकार में रहते हुए, मंत्री पद में रहते हुए? जैसे कि आप देखिए, अगर वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना या जनाधार बढ़ाना अपने पार्टी का, तो अभी जो जो वक्त बिल था उसमें उन्होंने क्यों नहीं जो है कि एक बगावत करी? बगावत करने का ये बहुत अपॉर्चून टाइम था मुझे लगता है, और अगर उनको एनडीए निकालता तो इससे वो और पॉलिटिकली गेन करते उसके लिए। लेकिन एक मुस्लिम जो जनाधार है बिहार में जो है वो उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वो उनके पाले में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो एक चाहते भी हैं बिहार की राजनीति करना और एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनना भी चाहते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली जो है उस तरह का कोई भी मूव करने से कतराते हैं। वो शुरू में उन्होंने कहा था, विरोध किया था वक्फ बोर्ड का जब बात हुई थी, लेकिन बाद में जब क्रूशियल टाइम आया तो वो जो है एनडीए के साथ मिलकर उसके पक्ष में उन्होंने वोट दे दिया। तो इस तरह से जो है आप एक बहुत बड़े नेता नहीं बन पाएंगे वहां पे, आपको अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ पासवान वोट के आधार पे जो है आप काम नहीं कर पाएंगे। और पूरे देश में जिस तरह से दलितों पे आक्रमण हो रहा है, अगर आप दलित चेहरा बनना चाहते हैं बिहार में, तो आपको देश का भी जो दलित है उनके साथ जो अपर कास्टों का जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, एनडीए में रह के उठानी पड़ेगी आपको। तब आपको लोग मानेंगे हाँ वाकई आप जो है दलितों की समस्याओं, दलितों के जो मसाइल है उनके साथ जो है आप एकाकार हैं, उनको समझते हैं और उन पे जो है कि आप कहीं ना कहीं जो है एक अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। तो पीयूष पंत जी, आप अपर कास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन था और मैं चुनाव कवर करने गया हुआ था, यकीन मानिए जो दलित जाति के लोग हमें कई लोकसभा क्षेत्र में मिले, वो अब ज्यादा अनकंफर्टेबल ओबीसी जातियों के साथ है, क्योंकि ओबीसी जाति अब सत्ता में है, पावर में है, वो ज्यादा एसर्टिव है। दलितों को लगता है कि हम अपर कास्ट के साथ अलायंस बना सकते हैं, लेकिन ये यादवों के साथ नहीं बना सकते। या वैसी जाति जो माइटी है, जो अब एसर्टिव है, जिसका मुख्यमंत्री बनता है, आप बिहार में भी देख लेंगे, दलित ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं ओबीसी जाति के साथ, अपर कास्ट के साथ वो उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। हाँ ये ठीक है, पहले होता होगा, लेकिन अब वक्त के साथ इसी तरह की चीजें बदली हैं। मृत्युंजय शर्मा। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही पंकज जी। जस्ट 2 या 3 दिनों पहले हम सबने देखा होगा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक नाई जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसको ट्विटर पर लिखा कि अब कोई नहीं पूछेगा जाति की किसने पीटी है, कौन कहता है जाति प्रथा खत्म हो गई, देखो जातिवादियों ने क्या किया, एक नाई को इसलिए सिर्फ हत्या कर दी क्योंकि उसने वो शादी में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि वो जिस व्यक्ति ने हत्या की थी वो यादव जाति से आता है, और उसके बाद उनकी इस प्रकार से गिरफ्तारी थी और इतनी ज्यादा उनकी मतलब बेइज्जती हुई पूरे ट्विटर पे, उसके बाद उन्होंने कुछ उस पर नहीं कहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है पंकज जी कि अब अगर आप पूरा सोशल स्ट्रक्चर बिहार का देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां हैं जो वहां पे वर्चस्व रखती है। आप इनफैक्ट रीतलाल यादव वाला केस देख लीजिए, उस पूरे क्षेत्र में अगर लोग सबसे ज्यादा तबाह हैं तो रीतलाल यादव से, वहां किसी को अपनी जाति से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कोई एक यूनिफॉर्म अगर आप कहेंगे कि एंटी अपर कास्ट सेंटिमेंट के कारण दलित सारे आपको वोट दे देंगे, वो मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत प्रैक्टिकल है। अब क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं और एक प्रकार से अगर किसी की बहुत ज्यादा अति होती है तो उसके खिलाफ बाकी सारे लोग साथ आ जाते हैं, और इसीलिए किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता का एक पूरे सेक्शन का नेता बनकर उभरना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले ये थोड़ा हो जाता था। इनफैक्ट अगर आप नीतीश जी को भी देख लेंगे, हम मानते हैं कि ईबीसी वर्ग में उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन क्या आप उनको पूरे ईबीसी वर्ग का सर्वमान्य और एकमात्र नेता बोल सकते हैं? मुझे इस पर डाउट है। वो 36% का एक तरह से एकमत वोट उनको नहीं जाता है।
तो चिराग पासवान भी अगर ये करने की कोशिश करने लगे कि पूरा दलित समाज मेरे पीछे खड़ा हो और मेरे साथ खड़ा हो, वो बहुत मुश्किल होगा जब तक कुछ बहुत उनके लिए करके वो एकदम प्रैक्टिकल, एक तो अपने समाज से आते हैं तो उनका वोट तो बहुत नेचुरली उनको मिल जाएगा, एक एफिनिटी हो जाती है। लेकिन जब तक बाकी समाजों के लिए बहुत स्पेसिफिक उन्होंने कुछ नहीं किया हो जिसके कारण वो उनके साथ आके खड़े हो, तब तक सिर्फ एक वो ब्लॉक है कि हाँ हम सभी दलित समाज के अंदर आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक है, इसीलिए आप हमें वोट दे दो, वो बहुत प्रैक्टिकल मुझे नहीं दिखता है। और इसीलिए दूसरा जो उनका तरीका है युवा वर्ग के थ्रू कट करने का, जो अक्रॉस कास्ट है, मुझे लगता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो जो एक सेक्शन है अगर उसमें ढंग से काम कर पाए, नैरेटिव सही रखे, 5 साल अगर जमीन पर बहुत घूम के बहुत रगड़ना पड़ेगा उन्हें जमीन पर, अगर वो कर पाए तो युवा वाला वोट बैंक उनके लिए एक अच्छा वोट बैंक बन सकता है, लेकिन इफ ओनली अगर वो जमीन पर बहुत ज्यादा काम करे। नहीं, चलिए ठीक है, पर सवाल ये उठता, चिराग लड़ेंगे कहां से? डॉक्टर संजय, कहां से लड़वा रहे हैं आप उनको? देखिए, अलौली से वो लड़ना चाहते हैं और वहीं से पशुपति कुमार पारस अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं। तो चिराग पासवान, एक संभावना के बारे में चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी एक शर्त इन पर रख सकती है, अगर नीतीश कुमार जी को रिप्लेस करती है तो, कि आप अपनी पार्टी को शामिल करा दीजिए बीजेपी और आप बीजेपी के चेहरा बनिए बिहार में। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया कि कभी भी ये गलती चिराग पासवान नहीं करेंगे कि मुझे भी नहीं लगता चिराग ऐसी गलती करेंगे कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय करा देंगे। जब इनके पास 5 सांसद है, अपनी पार्टी को ये खड़ा कर लिए, ठीक है इनका झोपड़ी चुनाव चिन्ह चला गया है लेकिन हेलीकॉप्टर तो बचा ही हुआ है। लेकिन नहीं, तो अब इनको जरूरत हेलीकॉप्टर की ही है, झोपड़ी से निकल चुके हैं बाहर। हाँ, अभी हेलीकॉप्टर पर ही रहते हैं और हेलीकॉप्टर से घूमते भी हैं। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा, क्योंकि एक डर है मुकेश साहनी वाली, कि अगर मुकेश साहनी जो दावा करते हैं कि हमारे पास 9% वोट है, हमको अधिक से अधिक सीटें चाहिए, अगर वो एनडीए में आ गए वहां से छिटक करके इंडिया गठबंधन में, तो हमारे हिस्से में तो सीटें बहुत कम हो जाएगी और जब कम हो जाएगी तो फिर बिहार में हम कर क्या पाएंगे। इस वजह से चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं और इसकी संभावना है कि अगर वो आ जाते हैं मुकेश साहनी इधर और सीट इनके मनोनुकूल नहीं हो तो बिहार की राजनीति में कोई और ट्विस्ट आपको देखने को मिल सकता है। चिराग पासवान निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उसी समय जब कोटा की बात थी तो उन्होंने कहा था कि हम 1 मिनट में मंत्री पद पर लात मार देंगे। लेकिन अभी तो जो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, पशुपति कुमार पारस के जो प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल, वो कहते हैं कि इनको बिहार नहीं बुला रहा है, इनको प्रशांत किशोर बुला रहा है। तो अब अलग अलग एंगल है, अब उसमें क्या मामला है, प्रशांत किशोर बुला रहे हैं कि बिहार इनको बुला रहा है, जबकि रामविलास पासवान जी को अटल जी ने कहा था कि रामविलास जी आप बड़े नेता हैं, आपको बिहार पर केंद्रित होना चाहिए, और रामविलास पासवान जी ने कहा कि नहीं, दिल्ली से मुझे पूरा देश दिखता है। लेकिन चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिहार बुला रहा है, मैं बिहार में जाऊंगा। तो देखते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के जो मेरी समझ है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब उस प्रेशर पॉलिटिक्स को कैसे डाइल्यूट करती है बीजेपी, इसका हम लोगों को मतलब मुकेश साहनी आएंगे तो ये पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि इनको फिर 25-30 सीट पर भी नुकसान होता हुआ दिख रहा। श्याम किशोर चौबे जी, आप सहमत हैं क्या इस बात से? देखिए, मुझको अभी भी लग रहा है कि अगर मुकेश सहनी नहीं भी आते हैं तो भी जो अभी वहां एनडीए का जो रूप स्वरूप है, जैसा उनकी चाल ढाल है, उसमें इनको 25 सीटें भी कैसे देंगे, कौन देगा, मुझको उसमें भी शक है, अभी भी शक है। लेकिन अगर मुकेश सहनी आ गए तब तो फिर चलिए, तो चर्चा ये भी है, पीयूष पंजी, समस्तीपुर, मोहनिया, कल्याणपुर और अलौली, ये 4 ऐसी सीटें खोजी गई हैं जहां से ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो अलौली से लड़ेंगे तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे, पर क्या पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान जी के सुपुत्र, क्या ये लोग इनको ऐसे ही जीतने दे देंगे? वो भी मैदान में उतर जाएंगे, विरासत की लड़ाई है ये। चलिए, लोकसभा में हार गए, लेकिन इस बार कहेंगे नहीं, इस बार फाइनल मुकाबला है, हार गए तो फिर तो कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे।
तो आप देख पा रहे हैं कि चिराग उतरने जा रहे हैं और अगर वीआईपी पार्टी आ गई तो इनको सीट कम मिलेगी, तो एनडीए को गुड बाय करेंगे और प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ राजनीति कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, उनके अंदर एक छटपटाहट है, इसमें कोई शंका नहीं है। और लेकिन अभी तक मुझे लगता है वो उस चीज पे स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि मेरी किस तरह से मैं जो है बिहार का नेता बनूं, और बिहार जो मुझे बुला रहा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो बुला रहा है तो किस तरह से वो बिहार की तरफ जाएंगे, तो वो उनको लगता है कि, तो इसीलिए मुझे लगता है एनडीए के साथ मिलके ही वो वहां पे जो है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देखिए वो एक जनाधार अपना बढ़ाएंगे वहां पे पूरी तरीके से। जनाधार लेकिन बढ़ेगा कैसे, यही तो बड़ा सवाल है सबके दिलो दिमाग में है कि अगले 30 साल की राजनीति बची हुई है और अगले 30 साल की राजनीति करने के लिए हमें बिहार की जमीन पर उतरना पड़ेगा। जो मेरे पिता ने गलती की वो मुझे नहीं दोहराना है, मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है और इसलिए मुझे उतरना चाहिए। अब मैं सीएम की रेस में हूं, इसलिए भी मुझे उतरना चाहिए। पर सवाल यह है कि बीजेपी जैसी पार्टी से अलग होने के बाद क्या चिराग उस तरह की राजनीति कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वन मैन शो है। चिराग की पार्टी में चिराग ही नेता हैं और क्या वो उस तरह का संगठन खड़ा कर पाएंगे, ये एक गंभीर सवाल है। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या प्रशांत किशोर के साथ अगर ये चलते हैं तो क्या अगड़ा और दलित का कॉम्बिनेशन बन पाएगा, क्या अगड़ी जाति इन पर भरोसा करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी बड़ी बात है कि क्या बीजेपी आरजेडी और जेडीयू का विकल्प देने का प्रयास जो है चिराग और प्रशांत किशोर का, क्या दोनों साझा रूप से विकल्प दे पाएंगे और क्या उसका विकल्प चिराग पासवान होंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो फिजा में बने हुए हैं, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन बहरहाल चिराग जिस भी वजह से कर रहे हो पर चिराग चर्चा में है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार के सीएम की रेस में चिराग बने रहना चाहते हैं, इसलिए केंद्र की राजनीति छोड़कर वो बिहार की राजनीति करेंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल बिहार की बात में मृत्युंजय शर्मा जी, श्याम किशोर चौबे जी, पीयूष पंत जी, डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।